By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स अक्रॉस द यूएस कांग्रेस को और जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज संभालने वाला है उस सबसे एक ही बात वो कह रहे हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो टैक्स रेट्स हैं उसको ना चेंज किया जाए और उसको आगे एक्सटेंशन दी जाए. दैट्स विद द वार्निंग दैट अलाउइंग देम टू एक्सपायर एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर वुड अमाउंट टू द लार्जेस्ट टैक्स इंक्रीज इन द अमेरिकन हिस्ट्री. जबकि कमला हैरिस ने कहा है कि जो ट्रंप का इरा कट्स हैं दैट इज गोइंग टू रिवर्स. एंड अगर वो रिवर्स होते हैं तो जो मेजर बिजनेसेस हैं उनको जो टैक्स का परसेंटेज है दैट विल बी इंक्रीज फ्रॉम 21 to 28. So that is going to be a big challenge. Although in the last debate, the body language, the confidence and presentation of Kamala Harris was much better than that of Mr. Trump. Kamala Harris was more focused on the future and the Trump was hot, angry as usual. But फिर भी अगर मुझसे पूछा जाए तो कौन आने वाले इलेक्शन में जीतने वाला है तो मेरा वोट ट्रंप के साथ रहेगा. जो मेन टॉपिक्स रहे डिबेट के, विल इट बी ऑन इकोनॉमी, द बॉर्डर कंट्रोल्स एंड इमिग्रेशन, national and domestic security. These are the main agendas. But जब आप डिबेट पे सामने टेबल पे आते हैं तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं और स्पेशली विच आर स्विंग वोटर्स दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर बॉडी लैंग्वेज. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन टाइम्स टू कम. 5th of November this year is a very important day. About a month back or so जब JP Morgan ने कहा कि 35% चांस ऑफ US रिसेशन, उस समय मैंने एक बहुत डिटेल्ड व्यू प्रेजेंट किया कि रिसेशन आने की प्रोबेबिलिटी क्यों बहुत कम है. उसके अतिरिक्त वर्ष भर पहले से मैं एक बात कहता आ रहा हूं, जब देयर वाज ए GDP ग्रोथ ऑफ 0.5%, US के अंदर the GDP growth was 0.5%. I said at that time what it will happen when US economy will grow at the rate of 2.5% और probability is very high. और आज अगर मैं और हम सब US economy को 2.5% पर grow करते हुए देखते हैं तो then it gives a great satisfaction. While the last week's jobs data fell modestly short of expectation, वहां से एक rebound दिखाई दिया from the previous month and a small dip in the unemployment rate to 4.2%. पर अगर मैं दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखूं which includes non-manufacturing, ISM, initial jobless claims and personal consumptions have been solid. Or US GDP tracking estimate for the third quarter remains at 2.5%. और अगर रेट कट की बात करूं, on 18th the Fed may decide to cut 25 basic points. जो बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि there can be a cut of 50 basic points, उसके chances are not very high. Although the 35% economics believe that there can be a cut of 0.5%, पर मुझे नहीं लगता कि 25 बेसिक पॉइंट से अधिक का कट हमें देखने को मिलेगा ऑन September 18th. एंड आई बिलीव द कट्स विल बी डन वेरी केयरफुली. अगर मैं आज ग्रेट ब्रिटेन की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, तो वो अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू ऑल अदर इक्विटी मार्केट्स, बीट इट इज द एशियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स. यूएस मार्केट से तो ऑल रेस्ट ऑफ द मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रही हैं, बट जो ग्रेट ब्रिटेन है
they are weak even compared to the other European countries, the great countries like France, Germany and others. उसके कुछ प्रमुख कारण हैं. सबसे बड़ा कारण ये है कि जो FTSE 100 है उसने 6% का एनुअल रिटर्न दिया है ओवर द लास्ट 10 years, ओवर द डिकेड, कंपेयर टू 8% which is being delivered by Stocks 50 or 13% by S&P 500. This is a main reason. This underperformance is due to the weak earnings, domestic political upheavals, the change in politics, administration, and above all, the lack of large listed technology sector. मैंने पिछली बार जब यूएस ने इतना जो आउट परफॉर्म किया कंपेयर टू ऑल द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज या इक्विटी मार्केट्स, तो उसका एक प्रमुख कारण मैंने ये बताया कि सबसे बड़ा शेयर US 100, US 30 एंड US 500 में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का है, which has outperformed in last many years. If you talk about Tesla, if you talk about Nvidia, if you talk about Microsoft, you talk about Facebook, Meta, they have really outperformed. इसमें कोई बहुत बड़ा ये कारण नहीं है कि foreign investors are not buying British stocks, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का टोटल मार्केट कैप में 2/3, यूके मार्केट कैप में 2/3 पार्ट होल्डिंग है. इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि खुद वहां के इन्वेस्टर्स, यूके के इन्वेस्टर्स आर नॉट इन्वेस्टिंग इन देयर ओन स्टॉक्स, बट दिस हैज given a great opportunity to invest in UK 100 और UK 300. अभी इसी साल अगर UK 100 की बात कहूं तो वो पिछले 8-9 महीनों में has given the return of 7%, और ये on 1st of January it was trading near to 7,721 और आज इंडेक्स का रेट है 8,256. अगले 12 महीनों में इट कैन आउट परफॉर्म. अभी यूके वेट इन MSCI वर्ल्ड गिर के रह गया है 2.2%, विच वॉज 5.3% इन ईयर 2010. 2010 में इट वॉज 5.3, टुडे इट हैज गॉन टू 2.2%. एक और बड़ी डेवलपमेंट आई पिछले कुछ समय में जो बाइंग दिखाई दी, वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव इनिशिएटेड बायबैक देयर ओन स्टॉक्स, जिससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कुछ कम हुई है. और देयर आर द मेनी कैश जनरेटिव कंपनीज इन टेलीकॉम, एनर्जी एंड फाइनेंशियल्स वेयर वैल्यूएशन टेंड टू बी वेरी लो, और उन सभी कंपनी की मैनेजमेंट्स बहुत एक्टिवली इनिशिएटिंग द बाइंग बैक देयर ओन स्टॉक्स. गुड कंपनीज एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, लो वैल्यूएशन कैन ट्रिगर ए न्यू वेव ऑफ बाइंग इन UK 100 or other stocks, especially the cash generative companies in telecom, energy and financials. Even the banking stocks, that is also very attractive. Why it is so? Not only of UK, of Europe also. उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि अगर आप कुछ साल पहले चले जाएं तो you will find there was a negative interest rate in most of the European companies. अगर 3 उसके लीडर्स थे which were giving negative interest rate were जापान, जर्मनी एंड फ्रांस. ये जो इन्फ्लेशन आया वो उनके लिए एक वरदान के रूप में काम हुआ. जो बैंक्स नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे काम कर रहे थे वो कुछ इंटरेस्ट रेट पे अपना प्रोडक्ट बेच पाए, और जब तक इंटरेस्ट रेट्स आर हायर फ्रॉम द लेवल ऑफ 0 तब तक ये कंपनीज आउट परफॉर्म कर पाएंगी.
हाँ, अगर ये बात गलत हो गई कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बाइंग नहीं आई तो उसका केवल एंड केवल प्रमुख कारण रहेगा कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स दोबारा से आर इन प्लेस। डिस्क्लेमर, ये जो भी मैंने कहा ये एक अनुमान है, इट मे रिफ्लेक्ट इन रियल चार्ट इन टाइम्स टू कम और मे नॉट। टेक योर ओन डिसीजन वाइल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। ओके, बैक टू यूएस कंपनीज। अगर मैं यूएस कंपनीज की बात करूं तो दे हैव बीन द लार्जेस्ट बायर ऑन इक्विटी मार्केट्स। पर अभी जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गोइंग टू एंटर ए ब्लैकआउट पीरियड। ब्लैकआउट पीरियड क्या होता है? जब ये कंपनीज खुद अपने शेयर्स खरीद बेच नहीं पाते हैं। वो कब नहीं खरीद पाते हैं? जब उन्होंने अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, उससे कुछ पहले और कुछ बाद। तो वो पीरियड इज स्टार्टिंग फ्रॉम September 13। सो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट डिमांड फॉर द stocks may be lower by 35% around next 2 weeks. So we have to be careful. I am not saying it's going to trigger buying or the selling, but yes, be alert for the next 2 weeks. Be alert for the next 2 weeks. This is just again a view about the markets. अभी जो मैंने 400 पॉइंट्स की रैली का फोरकास्ट किया फॉर थर्सडे 12th of September, उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे कहा कि हमें पहले बताया होता तो हम भी कुछ पैसा कमा लेते मार्केट से। मैं उनको ये आंसर करना चाहता हूं, अगर मैंने जिन लोगों को पहले से बता दिया उन्होंने कितना पैसा कमा लिया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने कमेंट्स में एक दिन पहले कहा कि बहुत बड़ा मूव मार्केट में आने वाला है। फिर मैंने ट्रेडिंग व्यू पर वो चार्ट भी फॉर्म करके डाला कि today there is a possibility of 400 points, the move of 400 points on the bull side, on the north side. But मार्केट है 9 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आई। और मूवमेंट आई वो अरोरा टाइम का, जब टाइम आया, ट्रिगर टाइम आया, एंड इट ट्रिगर्ड लाइक एनीथिंग। आप ये बात मैं कहना चाहूंगा कि अरोरा टाइम में नॉट वर्क एवरी डे, बट वंस एंड व्हेन देयर इज ए बिग मूवमेंट इट वर्क लाइक ए मास्टरपीस। और ये जो मैं प्रेजेंटेशंस, व्यू या वीकली ट्रेडिंग लेवल्स प्रेजेंट करता हूं, दैट इज फॉर माई ओन रिकॉर्ड, दैट इज फॉर फन, दिस इज माई हॉबी। With these words, lots of love, blessings, happy trading, happy investing to all my students.